नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। तो आज हम क्लास 10th की इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इसका आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और बता दें इसमें कुल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी हम डाल देंगे। तो देखना शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद क्या है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि राष्ट्रवाद वह भावना है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके अंतर्गत लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता का भाव रखते हैं। यह लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करता है। तो ये कुछ भारी हो जा रहा है, आप शॉर्ट में याद रखिए कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, जो देश के प्रति प्रेम की जो भावना होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान था। जो कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान रहा फ्रांसीसी क्रांति का। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी को हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ा दिया। इससे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इससे यूरोप में क्या, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नेपोलियन संहिता क्या थी। अगला प्रश्न है कि जो नेपोलियन संहिता है वो क्या थी। तो देखिए, नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम है, हम बता चुके हैं क्लास में। तो नेपोलियन संहिता, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में सिविल कोड, क्या सिविल कोड लागू किया। कितने ईस्वी में, 1804 ईस्वी में सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है, जिसे ही नेपोलियन संहिता कहते हैं। इससे कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार को मान्यता दी, जिसके कारण ही कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी। अगला प्रश्न है कि वीना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो वीना कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो 1815 ईस्वी में आयोजित वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। राजतंत्र मतलब जहां राजा का शासन हो, तो राजतंत्र को पुनः स्थापना करना था। किसका, वीना कांग्रेस का था। और क्रांतिकारी विचारों को रोकना था, जो क्रांतिकारी विचारों के जो लोग थे उसको रोकना था। चलिए आगे चलते हैं। मेटरनी कौन था। भाई मेटरनी कौन है, मेटरनी कौन है। तो मेटरनी ऑस्ट्रिया का चांसलर बता दी। लिख रहा है मेटरनी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने यूरोप में रूढ़िवादी किसे कहते हैं, जो पुराना विचार का होता है उसे रूढ़िवादी कहते हैं। तो रूढ़िवादी व्यवस्था बनाए रखने में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने का कार्य किया। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जलती थी उसको दबाया गया, कौन, मेटरनिक ने दबाया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कि जूसेपे मेजनी कौन था। जो देखो, मेजनी का पूरा नाम जूसेपे मेजनी है, ये बात याद रखिएगा। तो जूसेपे मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली के महान राष्ट्रवादी, मेजनी इटली के महान राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का संगठन किया। मेजनी पूछेगा या में पूछेगा कि यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो आप बोलिएगा कि यंग इटली का स्थापना किया था वो हमारे ये मेजनी साहब ने किया था। वो हमारे मेजनी साहब ने यंग इटली का स्थापना किया था, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में कि यंग इटली संगठन क्या था। यंग इटली का संगठन क्या था। तो यंग इटली का जो स्थापना हुआ था वो 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि इटली को एक स्वतंत्र एकीकृत का मतलब होता है एकीकरण करना, स्वतंत्र एकीकरण राष्ट्र बनाना था ये यंग इटली का संगठन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका बताइए। तो इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका रही। तो काबुल कौन था भाई। तो काबुल सर्डिनिया और पिएडमोंट के प्रधानमंत्री थे।
काउंट काबूर कौन थे? तो सार्डिनिया और पीडमाउंट, ये दो एक राज्य का नाम है। सार्डिनिया और पीडमाउंट राज्य का नाम है, दो राज्य का नाम है, एक का नाम सार्डिनिया है, एक का नाम पीडमाउंट है। तो उसका प्रधानमंत्री कौन था? उसका प्रधानमंत्री काबूर है। उसका प्रधानमंत्री कौन है? उसका प्रधानमंत्री काबूर है। उसका प्रधानमंत्री काबूल है। और उसने क्या किया? तो उसने कूटनीति, कूटनीतिक किसे कहते हैं हम क्लास में बताए थे कि कूटनीतिक जो दो व्यक्तियों को लड़ा दे और खुद शांति से बैठे रहे वही व्यक्ति को कूटनीतिक कहते हैं। और युद्ध के माध्यम से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? काउंट काबूल। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है गेरिबाल्डी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान रहा? तो गेरिबाल्डी ने अपनी रेड शर्ट, रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ता, लाल कुर्ता का गठन किया था। लाल कुर्ता का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ता का गठन हमारे गेरिबाल्डी साहब ने किया था। लाल कुर्ता का गठन हमारे गेरिबाल्डी साहब ने किया था। तो गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ता यानी जिसे इंग्लिश में रेड शर्ट बोलते हैं, सेना के साथ सिसिली और नेपल्स, इटली के दो राज्य है, पहला का नाम है सिसिली, इटली के दो राज्य है, पहला का नाम है सिसिली और दूसरा का नाम है नेपल्स। तो सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की, इससे इटली के एकीकरण को बल मिला, इससे इटली के एकीकरण को बल मिला। अच्छा अभी बिस्मार्क कौन है भाई? बिस्मार्क कौन है? तो ओटो वन बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री था। एग्जाम में पूछेगा बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि ओटो वन बिस्मार्क, बिस्मार्क का पूरा नाम है। और बिस्मार्क कौन थे भाई? तो बिस्मार्क जो है वो पर्सा, पर्सा बोले तो जर्मनी, पर्सा मतलब जर्मनी होता है, ठीक है। तो जर्मनी के प्रधानमंत्री थे कौन? बिस्मार्क। जर्मनी के प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे और उन्होंने रक्त और क्या, उन्होंने रक्त और लोह की नीति अपनाई। एग्जाम में पूछेगा कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं लोह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई और अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि रक्त एवं लोह की नीति क्या थी। देखिए क्वेश्चन आ गया कि रक्त एवं लोह की नीति क्या है। तो बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी के एकीकरण में, किसका एकीकरण? जर्मनी का, इटली का नहीं, जर्मनी का एकीकरण में भाषणों से नहीं बल्कि युद्ध और शक्तियों से होगा। जर्मनी सॉरी बिस्मार्क का मानना था कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो भाषण से देने से कुछ नहीं होगा नेता की तरह, हमें युद्ध करना होगा, अपनी शक्ति दिखानी होगी। और इस विचार को रक्त एवं लोह की नीति कहते हैं, और इसी विचार को रक्त एवं लोह की नीति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहला कि कब हुआ और दूसरा कैसे हुआ। तो लिखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण 1771 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1771 ईस्वी में हुआ। एक क्वेश्चन का जवाब हमको मिल गया। कैसे हुआ? तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध के माध्यम से विभिन्न जर्मन राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित किया। याद रखिएगा कि बिस्मार्क जो है वो कितने युद्ध किया था? तो वो 3 युद्ध किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि जालबेरी नामक संस्था क्या थी। तो जालबेरी नामक संस्था जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। याद रखिएगा व्यापारियों की संस्था थी जालबेरी नामक संस्था, व्यापारियों की ही संस्था थी। हाँ तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जालबेरी 1834, जालबेरी 1834 ईस्वी। याद रखिएगा कि जालबेरी नामक संस्था का गठन कब हुआ? तो जालबेरी नामक संस्था का गठन 1834 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1834 ईस्वी में हुआ था। जर्मन राज्यों का एक व्यापारिक संस्था, बता चुके हैं कि व्यापारियों का एक समूह था और इनसे इसने आर्थिक एकता स्थापित कर जर्मनी को राजनीतिक का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया। कौन? जालबेरी नामक संस्था। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सॉरी हाँ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जर्मनिया क्या था? जर्मनिया क्या था? सॉरी जर्मनिया क्या था? तो लिखेंगे कि जर्मनिया जर्मन की राष्ट्रीय प्रतीक था। जर्मनिया जो है सॉरी जर्मनी जो है वो जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे कि अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अपने भारत का राष्ट्रीय पतक सॉरी प्रतीक जो है, अपने भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है। अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है। ये बात याद रखिएगा कि अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है।
और यहाँ पूछ रहा है कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक जर्मनिया है। इसी शक्ति, वीरता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मेरियन क्या था? मेरियन क्या था? तो मेरियन फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक था। जर्मेनिया जर्मनी का था, ये जो जर्मेनिया है ये जर्मनी का था, लेकिन जो मेरियन था, कौन? मेरियन जो है, मेरियन जो है वो है फ्रांस का। मेरियन किसका है? फ्रांस का है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह स्वतंत्रता, गणतंत्रता और राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती थी। चलिए आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन में कि बाल्कन क्षेत्र क्या है? बाल्कन क्षेत्र क्या है? तो बाल्कन यूरोप का एक क्षेत्र है। बाल्कन किसका क्षेत्र है? तो बाल्कन यूरोप का एक क्षेत्र है। जैसे कई जातीय समूह रहते हैं, यहाँ राष्ट्रवाद के कारण अनेक संघर्ष और विद्रोह हुआ था। कहाँ? बाल्कन क्षेत्र में। बाल्कन क्षेत्र में अनेक विद्रोह एवं संघर्ष हुआ था। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का रोगी क्यों कहा जाता है? तो पहले बता दें कि ऑटोमन साम्राज्य यानी कि हम बोल सकते हैं तुर्की। ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की। तो यहाँ बोल रहा है कि तुर्की को, क्या बोल रहा है भाई? यहाँ बोल रहा है कि तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है? तो आंसर में लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य, क्या ऑटोमन साम्राज्य लगातार कमजोर हो रहा था, इसलिए उसे यूरोप का रोगी कहा जाता है। नहीं, इस तरह नहीं बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है वो गलत है। ये आंसर गलत है, इसको हम काट रहे हैं। इसका रियल आंसर जो होगा वो होगा इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा जो तुर्की है ना, वो यूरोप के सभी राज्यों, लगभग सभी राज्यों पे अपना हक जमाना चाहता था। इस कारण से इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में कि यूनान की स्वतंत्रता का महत्व क्या था? यूनान की स्वतंत्रता का महत्व क्या था? तो यूनान ने ऑटोमन साम्राज्य के विद्रोह संघर्ष करके 1832 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त की। इससे अन्य यूरोपीय देशों में भी राष्ट्रवाद की प्रोत्साहन मिला। इससे अन्य यूरोप देशों में भी प्रोत्साहन यानी उससे प्रेरित हुए। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? तो 1848 में फ्रैंकफर्ट में जर्मनी राष्ट्रवादियों द्वारा एक संसद बुलाई गई। इसका उद्देश्य जर्मनी को एकीकरण करना और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना था इसका उद्देश्य। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कि राष्ट्र राज्य से क्या आशा है? राष्ट्र राज्य से यानी कि राष्ट्र मतलब देश होता है, तो देश और राज्य से क्या आशा है? तो देखते हैं कि राष्ट्र राज्य वह राज्य होता है जहां अधिकांश लोग समान संस्कृति, भाषा, राष्ट्रीय पहचान साझा करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। तो चलिए ये रहा कुल 20 का क्वेश्चन, और इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है वो हम यूट्यूब पे दे देंगे। यूट्यूब पे जाइएगा, पोस्ट पे जाइएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट पे जाइएगा तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और बताइएगा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी ला देंगे और उसका पीडीएफ भी दे देंगे। अगर कमेंट करेंगे तो हम नहीं करेंगे तो हमको कोई शौक नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।